हेलो, मैं हूं डॉक्टर जलान। मैं एक फिजिशियन, एक डायबिटोलॉजिस्ट और एक कार्डियोलॉजिस्ट हूं। आज हमारा डायबिटीज के ऊपर 8th एपिसोड है और टॉपिक का नाम है बेसिक्स ऑफ डायबिटीज रियल फैक्ट्स ओनली पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 16। डॉक्टर साहब, मैंने ये देखा है कि मेरी HbA1c की जांच ज़्यादा आती है और मैं फास्टिंग पीपी कर रहा हूँ घर में। जो मैं करवा के लाया वो थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल या ज़्यादा कंट्रोल रेंज में है। ऐसा क्यों? आप थोड़ा मुझे गाइड कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो HbA1c जो जांच है वो आपको 3 से 4 महीने की एवरेज शुगर बताती है। अब फास्टिंग और पीपी हमने ये देखा है कि जब पेशेंट डॉक्टर के पास आने वाला रहता है उसके 2-4 दिन तक अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर देता है, थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल में रखता है खाने पीने में और रेगुलर फास्टिंग पीपी चेक करते हैं, तो जिसकी वजह से उनका रिलेटिवली शुगर कंट्रोल रेंज में दिखाता है। लेकिन फिर जब उनका HbA1c देखते हैं तो उसका वैल्यू काफ़ी ज़्यादा आता है। तो सरल शब्दों में अगर मैं बोलूँ तो HbA1c आपको 3 से 4 महीने या लॉन्ग टर्म आपको शुगर कंट्रोल बताता है कि आपका शुगर कंट्रोल कितना अच्छा या कितना बुरा है। क्वेश्चन नंबर 17। डॉक्टर साहब, ये HbA1c की नॉर्मल रेंज कितनी होनी चाहिए? देखिए, जिनको डायबिटीज़ नहीं है उनकी 5.5% 5.5% से कम होनी चाहिए, और जिनको डायबिटीज़ है तो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन और RSSDI जो कि इंडियन सोसाइटी है डायबिटीज़ की रिसर्च की, उनके हिसाब से 7% से कम होनी चाहिए। लेकिन अगर 6.5% मतलब 6.5% से कम होगी तो ज़्यादा बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 18। डॉक्टर साहब, ये HbA1c टेस्ट करने के पहले कुछ चीज़ों का हमें क्या ख्याल रखना है, कुछ ध्यान देना है? थोड़ा सा हमको गाइड करिए। इसमें आपको 4 चीज़ें याद रखनी है। पहली बात तो ये है कि आपको HbA1c फास्टिंग में कराइए, खाने के बाद कराइए, रैंडमली कभी भी कराइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इंडियन वेजिटेरियन फीमेल्स के लिए, जिनमें हमने देखा है कि विटामिन B12 और आयरन की डेफिशिएंसी या कमी बहुत ज़्यादा होती है, जिसके वजह से HbA1c की जो वैल्यू रिपोर्ट आती है वो ज़रूरत से ज़्यादा मतलब फॉल्सली हाई आती है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं। इस बात का हमें ध्यान देना है। तीसरा पॉइंट ये कि जिन पेशेंट्स की खून पतली करने की दवा इकोस्प्रिन 75 या एस्पिरिन 75 नाम की दवा चलती है, उनमें HbA1c जो वैल्यू है वो फॉल्सली लो, मतलब जितनी आनी चाहिए उससे ज़्यादा कम आती है, फॉल्सली वो गलत रिपोर्ट दिखाती है। उसमें भी हम कंफ्यूज हो सकते हैं, उसका भी हमें ध्यान देना चाहिए। और फोर्थ पॉइंट ये ध्यान रखना है कि डायबिटीज़ के पेशेंट में हमने देखा है ट्राइग्लिसराइड बहुत हाई होता है, और जिनकी ट्राइग्लिसराइड वैल्यू बहुत हाई होती है उनकी HbA1c वैल्यू फॉल्सली लो आ सकती है, मतलब जितनी एक्चुअल होनी चाहिए उससे ज़्यादा लो आएगी, तो हम लोग उसमें भी कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए कृपया अपने डॉक्टर से इस सब पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करिए। क्वेश्चन नंबर 19। डॉक्टर साहब, मेरे पेशाब में झाग होता है और मैंने सुना है कि पेशाब में झाग होना कुछ सही निशानी नहीं है, ये बहुत टेंशन की बात है, क्या ये सच है? इसमें आपको 4 बातें याद रखनी है। पेशाब में झाग होना एक खतरे की घंटी है। दूसरी बात ये दर्शाता है कि आपके किडनी पे एक असर होना शुरू हो गया है, प्रेशर पड़ना शुरू हो गया है, चाहे वो डायबिटीज़ की वजह से हो या ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से हो या कोई भी कारण से हो। झाग होने का मतलब कि पेशाब में अब प्रोटीन की मात्रा बढ़ चुकी है, अब किडनी उतने अच्छे से प्रोटीन को हैंडल नहीं कर पा रहा है, इसलिए पेशाब के रास्ते से प्रोटीन लॉस हो रहा है हमारे शरीर से। और चौथी बात, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिन लोगों के पेशाब से प्रोटीन जाता है उनमें यह पाया गया है कि उनमें हार्ट का अटैक होने का चांस काफ़ी ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 20। सो डॉक्टर साहब, पेशाब में झाग होने का मतलब मेरी किडनी खराब हो चुकी है? प्लीज़ मुझे कुछ बताइए, मुझे डर लग रहा है कि मैं इसका क्या करूँ। सुनिए, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करिए, डरने से ज़्यादा आप सतर्क हो जाइए। आप एक NABL लैब से यूरिन ACR नाम का एक जांच कराइए जो आपको बताएगा कि आपके पेशाब से प्रोटीन कितना जा रहा है। अगर उसकी वैल्यू 30 से लेकर 300 के बीच में है, मतलब कि आपकी किडनी में असर पड़ना शुरू हो गया है और प्रोटीन लॉस चालू हो गया है। इस स्टेज को हम लोग माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया बोलते हैं, मतलब आपका शुरुआती प्रोटीन लॉस हो रहा है। लेकिन खुशी की बात यह है कि ये स्टेज रिवर्सिबल स्टेज है, मतलब अगर आप अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करके राइट ट्रीटमेंट फॉलो करेंगे तो ये स्टेज से किडनी वापस एकदम नॉर्मल रेंज में आ जाएगी और अब आपकी किडनी एकदम प्रॉपर तरीके से फंक्शन करेगी। लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये समस्या आगे बढ़कर आपको किडनी की बीमारी बढ़ाकर आपको डायलिसिस डिपेंडेंट भी कर सकती है। सरल भाषा में कहे तो जैसे डायबिटीज होने के कुछ साल पहले ही, काफी साल पहले ही इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, और जैसे आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल कर लेंगे तो हो सकता है आपको डायबिटीज हो ही ना। उसी तरह अगर पेशेंट को प्रोटीन में झाग जा रहा है और पेशेंट ने टेस्ट करके पता कर लिया कि उसको माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया है और उसने उसी समय ध्यान दे दिया और कंट्रोल कर लिया, तो हो सकता है उसको किडनी की बीमारी हो ही ना। और जैसे कि मैं आप सभी को हर समय बोलता हूं कि हम सबको मिलकर गवर्नमेंट का साथ देना है, क्योंकि डायबिटीज एक बहुत बड़ा बर्डन है, और इसलिए अगर हम सब मिल जाए और साथ में आगे बढ़े तो हम अपने अगले जनरेशन को डायबिटीज नहीं होने देंगे। और जिन लोगों को डायबिटीज अभी फिलहाल है उन लोगों को भी सही करेक्ट एडवाइस मिले, जिसके वजह से उन लोग अपनी डायबिटीज को बेहतर तरीके से कंट्रोल करें और बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ जिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप उसको लाइक करिए, कमेंट करिए, उस पर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, व्हाट्सएप स्टेटसेस लगाइए, लोगों को बताइए कि कैसे उन लोग डायबिटीज़ को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे वो अपने बच्चों को डायबिटीज़ से बचा सकते हैं, और हम लोग मिलकर कैसे एक
चेंज ला सकते हैं इंडियन सोसाइटी में। मेरी अगली वीडियो एपिसोड 9 बेसिक्स ऑफ डायबिटीज रियल फैक्ट्स ओनली पार्ट 5 रिलीज होगी 4 जून 2023 को। जरूर देखिएगा। थैंक यू।